खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान था। भारी संख्या में लोग निकलकर शांतिपूर्ण मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भागीदारी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो उत्सव माना जाता है उसमें शामिल होने के लिए निकल रहे हैं। तो पहला फेज और दूसरा फेज, दोनों ही फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज अपील की और सभी नेताओं ने अपील की कि सभी लोग, कश्मीरियत और जम्मू के लोग, वो निकले और वोट डालें। लेकिन इस सब के बीच इस पूरे चुनाव में एक ही अलायंस था जो कि फिलहाल होता हुआ दिखा था और वो था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। हालांकि शुरुआत में तो बहुत सारी खबरें आई थी कि भाई दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा है, क्या तालमेल होगा नहीं होगा, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी उठापटक चल रही थी। लेकिन फिर फाइनली हो गया था दोनों के बीच में गठबंधन। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राहुल गांधी से अपेक्षा तो बहुत ज्यादा थी और लग रहा था कि वो जम्मू डिवीजन या रीजन में सबसे ज्यादा अपना प्रचार, पार्टी का प्रचार करेंगे क्योंकि कांग्रेस की जो हैसियत है वो उसी एरिया में ज्यादा है। लेकिन वहां का सब कुछ छोड़कर उन्होंने पूरा फोकस जो रखा वो कश्मीर में रखा। तो अब जरा जो बाकी का एक फेज बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और अब जम्मू रीजन पर ध्यान दिया जाए, ऐसी हिदायत भी उन्होंने और अपनी नाराजगी भी उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने जता दी। तो इस सब के बीच अब सवाल ये खड़ा हुआ कि आज जबकि प्रचार करने के लिए खुद राहुल गांधी मौजूद थे जम्मू डिवीजन में और उन्होंने कई सारी बातें कही, हालांकि वही उन्होंने अडानी अंबानी वाली बात कही, फिर उन्होंने नौकरियों को लेकर बात कही, मतलब उस एरिया को लेकर उनका क्या विजन है उस पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन ये सवाल जरूर खड़े हो गए कि क्या अभी से कुछ ऐसी सुगबुगाहट उमर अब्दुल्ला को लग रही है कि उनका गठबंधन जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा? क्या ऐसे संकेत मिल गए हैं? क्या चुनाव बाद बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं? ऐसे भी कुछ संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नाराजगी उनकी पहली बार नहीं दिखी। इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव था तब भी इंडी गठबंधन के खिलाफ कई बार उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि तालमेल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, गठबंधन के नाम पर सिर्फ एक नाम दे दिया गया है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। अब दोबारा से ऐसी बातें। तो अब सवाल यही है कि क्या चुनाव बाद ये गठबंधन टूट जाएगा या उससे पहले ही टूटने के कगार पर पहुंच रहा है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। आई होप दैट आफ्टर राहुल इज डन campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी PPP के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। और 370 से हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास स्पेशल स्टेटस है। इन 3 परिवारों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है। इंडी अलायंस, कांग्रेस NC अलायंस, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली फैमिली का एम्बिशन एंड ओनली अपना अपना करप्शन। गठबंधन तो हो गया है जम्मू कश्मीर में NC और कांग्रेस का, लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। मैनिफेस्टो में अलग है दोनों के और दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, मीडिया के जरिए कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि जम्मू में भी प्रचार कीजिए। कांग्रेस ये सोचती है कि ज़्यादा प्रचार करेंगे राहुल जी तो वोट घट जाएगा।
ये सवाल तो शाहनवाज हुसैन ने बहुत पेचीदा खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी ज्यादा प्रचार करेंगे तो कांग्रेस की सीटें घट जाएंगी? भाई वो तो स्टार प्रचारक हैं, सर्वे सर्वा है, इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं। अगर उनके बारे में ऐसी थ्योरी बन रही है तो जरा इस पर भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस पार्टी मौजूद हैं। गौरव कपूर जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ शौकत चौधरी जी हैं जो कि नेता है पीडीपी के। इसके अलावा बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। लेकिन मैं शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आप ही से करना चाहूंगी। ये शाहनवाज हुसैन ने जो सवाल खड़ा किया है, क्या ऐसा कुछ है कि जम्मू रीजन में ध्यान ना देना, ऐसा कुछ लग रहा था कि राहुल गांधी ज्यादा जाएंगे तो सीटें शायद कम हो जाएंगी, इसलिए भेजा ही नहीं गया उनको? नहीं, अगर आप ये कह रही हैं रीमा जी, तो हरियाणा चुनाव में वो कितनी बार गए। बहुत सारी चीजें पार्टी पे, हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, बहुत सारे नेता है और सबके पास जिम्मेदारी है और हमारे जब मजबूत टीम है तो मुझे नहीं लगता है कि हर जगह राहुल जी ही जाकर जो है वो कैपेसिटी, बिल्कुल वो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन यही कह देना कि जो है हर जगह राहुल जी ही जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत बार गए। तो ये कहना या क्या, ये अगर शहनवाज को ये लगता है, शहनवाज जी को जिनका मैंने अभी नाम पढ़ा, सैयद, अभी याद लगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ सैयद शहनवाज पहली बार नहीं, हुसैन उनका जी। नाम ही यही है। पहली बार आपने देखा होगा, लेकिन हमें तो हमेशा से उनका यही नाम पता है। नहीं, हम तो बड़े चिंता, रीमा जी हमको बड़ी चिंता लगी कि डीडी न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है और हम लोग बचपन से उस चैनल को देखते आए हैं, और एक ऐसे व्यक्ति की आप हमें बाइट पर प्रतिक्रिया देने के लिए कह रही हैं जिस पर जो है एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बलात्कार का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी बाइट दिला रही है और उनसे सवाल खड़े करवा रही है। ये तो अच्छा। अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे नेता जिन पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया हो, जिनके बारे सुप्रीम में कोर्ट ने कराया जिनके हो, बारे में अरे संदीप जो है इस जी, तरीके के जिनके सवाल बारे खड़े में ये चर्चा करके चल रही है, सकते हैं। राहुल गांधी, हाँ, केस तो उनके ऊपर भी चल रहा है ना, नेशनल हेराल्ड का। ईडी तो उनसे भी जांच कर रही है, तमाम तरीके के आरोप उन पर भी लग रहे हैं। तो उनके बारे में बात करना बंद कर दें आज से। आरोपों के आधार पर बात करना बंद कर देते हैं, राहुल गांधी के बारे में भी बंद कर देते हैं और तमाम जो नेता है उनके बारे में बात करनी बंद कर देते हैं। आपने तो एक बहुत ही अजीब सी बात बोली है। नहीं रीमा जी, मैंने ये बात क्यों कही? मैंने बात इसलिए कही कि वो महिला 2 साल तक संघर्ष करती यहाँ रही। शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं है। यहाँ नहीं, उमर नहीं, अब्दुल्ला ने हम जो उसमें नहीं सवाल आ खड़ा रहे। किया है, चर्चा उस हाँ। टॉपिक पर है। आप हम इसको उसमें भी गलत जवाब ट्रैक दे पर देते लेकर हैं। जा रहे हैं चर्चा को। नहीं, मेरा सवाल हम सैयद ये- शाहनवाज हुसैन का नहीं है, हाँ। मेरा सवाल उमर अब्दुल्ला ने जो सवाल उठाए हैं हाँ। आपके नेता पर, उसका है। अब जरा मैं एक बार हम नेशनल उसका भी कॉन्फ्रेंस जवाब दे देता हूं। ओके नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेती हूँ। गौरव कपूर जी, उनका कहना है कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बोला है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर राहुल गांधी ही जाए, तो सारी उम्मीदें उन्हीं से क्यों टिकी हुई हैं उमर अब्दुल्ला की? लोकल नेता भी तो जा ही रहे हैं, और भी नेता है कांग्रेस के जो जा रहे हैं, तो फिर ऐसे सवाल राहुल गांधी के ऊपर क्यों? देखिए रीमा जी, जब भी इलेक्शंस होते हैं और जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा होता है, उसकी उम्मीद होती है कि उसका जो पार्टी का प्रेसिडेंट है और जो जिस पार्टी को वो लीड कर रहा है, वो बड़ा चेहरा जो है वो पब्लिक डोमेन में आए और आके वो बात रखें। आप देखिए जहां जहां भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और जहां जहां भी कंपेनिंग चल रही थी, मुझे नहीं लगता उमर साहब ने ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट छोड़ा होगा या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी होगी जहां पर्सनली उमर साहब खुद ना गए हों। कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ना वो फेस एक अलग बात होती है, बट पार्टी का लीडरशिप का फेस होना एक अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राहुल जी को टाइम जो है वो और भी निकालना चाहिए था, जितना उन्होंने समय दिया उनको और भी देना चाहिए था। ताकि देखिए आपकी जो जिन लोगों के बीच आप होते हैं, जो लोग आपके साथ होते हैं, जब आप अपनी बात उन तक रखते हैं, तो जब आपकी लीडरशिप आके वही बात डबल टाइम दोबारा रखती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस मेजर बिल्ट होता है कि ठीक है, हमारा जो कैंडिडेट है वो भी ये बात बोल रहा है और जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो भी ये बात बोलता है, इट्स मीन कि ये बात होके रहेगी। एक डबल थोड़ा सा बूस्ट अप आता है जब पार्टी का जो हेड होता है वो आके लीड करे। तो इसलिए आप देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि हमने कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ी। उमर साहब पर्सनली, इवन कि वो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के हर जो
कैंडिडेट था, वो वहां गए, वहां जाके उस कैंडिडेट को कहा, लोगों से अपील की कि आप उस कैंडिडेट को जिताइए। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पार्टी का, जो तो प्रेसिडेंट मतलब होता है अगर उसका बड़ा अगर पार्टी नंबर इंपॉर्टेंट गेम रोल रहता है। में आप लोग पिछड़ते हैं तो जिम्मेवारी राहुल गांधी की होगी, कहने का मतलब ये है, मतलब हम तो यही मतलब निकाल रहे हैं इसका। देखिए, अभी तो इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो रिजल्ट जो है वो अभी आना है। लोगों का जो लोगों के जो हमें वो देना, वोट के तहत जो हमें वो हुकूमत ताकत देना चाहते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना देंगे, कांग्रेस को कितना देंगे, ये तो मंथन हम करेंगे जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो जरूर इस चीज के ऊपर मंथन होगा। ठीक है, तो ये तो तुहिन जी, इन दोनों के बीच की बात हुई, उनके अलायंस में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी से उम्मीद है, राहुल गांधी को शायद अमेरिका से ज्यादा उम्मीद थी कि वो वहां पर थे, तमाम ऐसी चीजें, वो गठबंधन के बीच का मामला है, लेकिन बीजेपी इसमें क्यों कूद रही है? देखिए, 20 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि आर्टिकल 370 को पुनर्बहाल करने का प्रयास करेंगे। आज पिछले 35 दिनों में हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछ कर थक गए हैं कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मांग का समर्थन करती है कि नहीं। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उत्तर हमें मिला जब वो इल्हाना ओमार से मिलते हैं, न्यूयॉर्क में अमेरिका के दौरे पर मिलते हैं। और इल्हाना ओमार वो व्यक्ति हैं जिसका स्टैंड आर्टिकल 370 पर भी बड़ा क्लियर है, और हिंदुस्तान के विषय पर भी वो कितना नफरत करती है हिंदुस्तान से, ये भी दुनिया जानती है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि राहुल गांधी किस मुंह से जाएंगे जम्मू। वो जम्मू क्या जाएंगे, उनको पता है जम्मू में कोई वोट नहीं मिलने वाला उनको। लेकिन मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं कि ये दोनों पार्टियां इतिहास में जब जब एक साथ आई हैं, इनकी मानसिकता जो है वो शरारत की रही है। 1953 में जब कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तब नेहरू को जो है पता चल गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के असल मंसूबे क्या है। 10 साल जो है कोडाई कनाल में रखा था, जेल पे हाउस अरेस्ट पे रखा था शेख अब्दुल्ला को, लेकिन फिर नेहरू ने ही पुनर्बहाल किया। 1986 में राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ। 1987 के चुनाव जो संभवतः इन लोगों ने रिग किया था, उसके बाद कश्मीर ने वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म देखा। और आज फिर से ये दोनों अलायंस पार्टीज जो हैं, जो पार्टी एक साथ आई हैं, ये केवल और केवल कश्मीर में जो है कयामत लाने के लिए और कश्मीर पर कहर बरसाने के लिए आई है। और आज आपस में ही इनका नहीं बन रहा है। मैं शौकत जी और एक एक सवाल पहले सबसे ले लेती हूँ, फिर डिबेट शुरू करेंगे। शौकत जी, पीडीपी तो कहीं पर है ही नहीं, ऐसा सा लग रहा है। मतलब महबूबा मुफ्ती एक तरीके से पर्दे के पीछे चली गई हैं, अपनी उन्होंने बेटी को आगे कर दिया है। अब मतलब जम्मू कश्मीर चुनाव में पीडीपी चर्चा का विषय ही नहीं है। बात हो रही है तो राहुल गांधी की हो रही है, उमर अब्दुल्ला की हो रही है, बीजेपी की हो रही है। आप लोग तो कहीं है ही नहीं फ्रेम में। नहीं, ये शायद आपको लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लगता है, हमें नहीं लगता नहीं, है। मैं कश्मीर होकर आई अभी चुनाव कवर करने के लिए। ये कश्मीर की जनता को ही ऐसा लगा, जब मैंने जितने लोगों से बात की, सब लोग ढूंढ रहे थे महबूबा जी हैं कहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। महबूबा जी हर रोज जो है वो पब्लिक में होती हैं, अपनी जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज में जहां जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उनकी सपोर्ट में रैलीज हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर रीजन हो, चाहे वो जम्मू रीजन हो। कल ही की बात है, गुजरे कल वो जम्मू में थी और जम्मू में उन्होंने रैली की है। तो ऐसा कहना तो ये गलत है कि महबूबा जी कहीं नहीं है। यही बात लोकसभा इलेक्शन में हुई थी, और उसके बाद जो है पीडीपी ने 6-6.5 लाख वोट लिया था। तो ऐसा नहीं है। पीडीपी जम्मू कश्मीर की एक मेन रीजनल पार्टी है, और पीडीपी ने जो लास्ट जम्मू कश्मीर रियासत की लास्ट की जो गवर्नमेंट थी, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीडीपी थी। तो इसमें यह कहना तो बहुत गलत है कि पीडीपी कहीं नहीं दिखती है। और मैं आपके लिए एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, इसमें जो आने वाली सरकार बनेगी, ये हमारा दावा है कि वो हमारे बगैर नहीं बन पाएगी, चाहे उसमें कोई पार्टी जितनी भी सीटें ले ले। हाँ। लेकिन पीडीपी के बगैर जो है, पीडीपी का मेन रोल होगा, और पीडीपी के बगैर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं बनेगी। आप एनसी कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बीजेपी को भी कर सकते हैं, हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। देखिए, बीजेपी का सवाल ही नहीं है। बीजेपी अगर ये सोचती है कि मैं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाऊंगी, तो वो शायद मुझे लगता है वो दिन को सपने देखने वाली बात होगी। बीजेपी को इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पैक करके लखनपुर पार करेंगे। तो मैं जम्मू कश्मीर की पार्टीज की बात कर रहा हूं। हाँ। कि अगर कहीं ऐसा होगा
तो जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बन सकती है। मैंने भी तो PDP वही पूछा, जो भी सरकार, मतलब अगर बीजेपी होती है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, एनसी कांग्रेस की बनती है उनके साथ भी आप जा सकते हैं, और किसकी बनेगी फिर? मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि बीजेपी का सवाल ही पैदा तो नहीं मतलब होता। एनसी कांग्रेस के साथ आप जाएंगे बाद में, कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का ये मतलब है कि अरे तो कहने का मतलब है क्या, फिर समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों के बगैर कैसे बनेगी? मैडम सुन लीजिए, मैं क्लियर कर दिल की बात बीजेपी को उनके छोड़ लब पे आ के गई। जम्मू कश्मीर में जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज, एक्सेप्ट बीजेपी, जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज होंगी वो हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएंगी, ये मेरा दावा है। कौन है लाइक माइंडेड? नहीं, आप बहुत सारी पार्टी हैं, आप बीजेपी को आप कहते हैं बीजेपी तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में बीजेपी 2 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी की जो है वो सीट्स जो है वो कुछ क्योंकि पहले भी आप लोग बीजेपी के साथ जा चुके हैं, इसलिए राकेश शुक्ला जी, ये मतलब लाइक माइंडेड पार्टीज, ना तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ले रहे हैं, ना ये कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, और बीजेपी को तो आउटराइटली ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये लाइक माइंडेड और कौन बचता है फिर जम्मू कश्मीर में इसके अलावा? इनकी लाइक माइंडेड पार्टी 2 आ गई, आवामी और जमात। हाँ। और उन्हीं की वजह से जो पीडीपी है उसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अब रही बात, एक चीज़ जो अभी चर्चा से स्पष्ट हुई वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दोनों मान रही हैं कि ये मेन पार्टी के रूप में उभर के नहीं आ रही। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस जो है, पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का यदि हम देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल ना के बराबर रहा है। ऐसी स्थितियों में यदि हम एक आकलन करके चलें कि सिर्फ जम्मू रीजन पे फोकस करके जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसका जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो ये है कि यदि हम 2014 की स्थितियों को भी वापस ले आए तो हम सरकार बना लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट तौर पे एक एजेंडा लेके चल रही है, जबकि अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने मूवमेंट से डगमगाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक बार बार जो कांग्रेस का विषय आ रहा है, तो ये सच्चाई है कि राहुल गांधी जी वहाँ जाके क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन कमज़ोर हुआ। कांग्रेस का वहाँ पे जो एकमात्र नेता थे अपने आज़ाद जी, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस के साथ मुझे लगता है अब उमर अब्दुल्ला को एक अफसोस हो रहा है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान उठा रहे हों। अब आप याद करिए कि 2019 में एक गुपकार ग्रुप बना, गुपकार ग्रुप की तरफ से एक डिक्लेरेशन तैयार हुआ और सारी पार्टियां उसमें, सारी जमात, सारी पार्टियां उसमें शामिल हुई, और ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने के लिए एक बड़ा ग्रुप तैयार हुआ है। 2019 का चुनाव सब हार गए, 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन बना और फिर एक मूवमेंट तैयार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। लेकिन ये दोनों गठबंधन विफल साबित हुए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि यदि वैचारिक मतभेद कायम है और सत्ता का लोभ कायम है, तो ऐसे में गठजोड़ को स्थायीकरण को लेकर कहना बड़ा कठिन होगा। राकेश जी ने जो 2 बातें कही हैं, पहले मैं गौरव जी आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी और फिर मैं संदीप जी आपसे चाहूंगी। पहले गौरव जी आप। देखिए रीमा जी, मैं आपको ये मैंने 2-3 प्रवक्ता थे भाजपा के, उनकी भी बात सुनी, उसके बाद पीडीपी की सुनी और ये जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए इनकी भी बात सुनी। मैं तीनों का जवाब आपको देना चाहूंगा। 2-3 नहीं, एक ही थे। तुहिन सिन्हा एक बीजेपी के प्रवक्ता और बाकी सब अलग अलग पार्टियों के। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जो पीडीपी वाले ने भी कहा, यही सत्य है। देखिए पहली बात जो मैं आपको बताऊं, भाजपा के जो यहाँ बैठे हैं मित्र, उन्होंने ये कहा कि शेख अब्दुल्ला का वो रोल बता रहे थे, क्या था, आप इस चीज़ को मत भूलिए कि अगर हिंदुस्तान के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अगर टूट हिस्सा बना, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल शेख अब्दुल्ला साहब का रहा और साथ में नेहरू जी का रहा। इस चीज़ को आप मत भूलिए। अगर उसमें ब्रीफिंग में जाएंगे तो मुझे लगता है डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। और ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब जम्मू कश्मीर में एक बंदूक का दौर था, उस वक्त कोई भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत को संभालने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इवन के तब जो मरकज सेंटर की सरकार थी, उसने शबीर शाह से लेके सभी हुर्रियत के लीडरों के दरवाजे खड़काए, लेकिन उस वक्त अगर कोई आगे आया जम्मू कश्मीर को संभालने के लिए 96 में, तो वो फारूक साहब आए। तो ये जहां तक बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मुझे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनके साथ जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उमर साहब उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको बिल्कुल गलत नहीं लगी। जब ये सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ जुड़े जम्मू कश्मीर में 2014 में, और तब जब मुफ्ती साहब ने इनके सीनियर लीडरशिप बीजेपी की बैठी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का जब शुक्रिया अदा किया
तभी पता चल गया था कि पीडीपी का माइंडसेट और उनके माइंडसेट में तब भी ये बीजेपी उस वक्त कंफर्टेबल रही, इनको तब को ठीक लगा। लेकिन जो सत्ता से बाहर आए, जब इन लोगों का गठबंधन टूटा, उसके बाद इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गलत लगने लगी और भी जमातें इनको गलत लगने लगी। और तीसरी बार लास्ट में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि वो यहाँ मनाटी में है, वो जीत नहीं पाएगी। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो मेजोरिटी ऑफ वोट अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ा तो वो एक जमात है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए ये इस चीज का डर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल नहीं है और हमें पता है मेजोरिटी ऑफ एमएलएस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आएंगे। और लास्ट में जहां उन्होंने एक बात और कही कि इनको सत्ता की लालच है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता की लालच होती तो जब ये कांग्रेस और पीडीपी ने जब सरकार बनाई, हम चाहते तब हम भी सरकार बना सकते थे। उसके बाद जब इन्होंने लास्ट टाइम जब इन्होंने 2014 में सरकार बनाई, हम चाहते तब भी सरकार बना सकते। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता की लालच नहीं है, क्योंकि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनके काम के लिए राजनीति करते हैं। और इस बार आप देखिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ऊपर बुलंदी। आपने एक्चुअली इतनी सारी बातें एक ही जवाब में कह दी, आपने इतने सारे पॉइंट्स, आपने इतिहास का भी याद सबको करा दिया, फिर आपने बताया कि आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन तो आपने भी किया था और बीजेपी के साथ गठबंधन पीडीपी ने भी किया था, और अब दोनों ही लोग बीजेपी को सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी आपको नहीं मान रही, आप भी मान रहे हैं। लेकिन देखिए, हाँ गौरव जी, अब जब पाकिस्तान से वहां के रक्षा मंत्री का बयान आता है तब सवाल खड़े होते हैं इंटीग्रिटी पर। जब एक तरफ ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान का कोई भी रोल नहीं है, इंटरफेरेंस वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो कर नहीं सकती, फिर इनको क्यों तकलीफ होती है? जब पाकिस्तान फिर जो मर्जी बोले उनको बोलना चाहिए, उस वक्त इनको बड़ी मर्च लगती है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, आप देखिए जब पूरा इलेक्शंस का दौर रहा और जब बिल्कुल कुछ दिन रह गए, 10 से 15 दिन, उस तरीके का बयान जो आते कश्मीर पाकिस्तान से जो आए, वो हमें उल्टा डाउट है कि इस तरीके के बयान कश्मीर पाकिस्तान से कैसे आया, किसके कहने पे आया, किसको फायदा देने के लिए आया, किसको नुकसान देने के लिए आया, ये जो किसने मतलब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के लिंक किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी और के साथ? ये देखिए, ये बिल्कुल हमें डाउट इस चीज का है। और अगर हम लोग पावर में आए, हम इस चीज को हम जरूर इशू उठाएंगे कि पाकिस्तान को उस वक्त बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी जब वोटिंग डेज चल रहे थे। इतिहास नजरों में आपके ऊपर देख रहे हैं। हाँ। देखिए, इतिहास के तथ्यों को जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये सत्य है कि हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ था, लेकिन जब भी हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होता है, पीडीपी के साथ होता है या डीएमके के साथ होता है, ये सारी पार्टियां जो हैं राष्ट्रवाद के दायरे तक सीमित रहती हैं। ये अपनी हरकतों, इनकी हरकतें जो हैं सीमित रहती है। देखिए, लोकतंत्र में कई बार जो है अलायंस जो है वो एक राजनीतिक मजबूरी, नंबरों का खेल हो जाता है। लेकिन एक इंस्टेंस आप बताइए 1998 से लेकर 2004 तक, जब इन्होंने पत्थरबाजी के पक्ष में बयान दिया हो, जब इन्होंने चाइना या पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया हो, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या है, बीजेपी लाती है। अरे बीजेपी ने पाकिस्तान का रोल हमेशा के लिए समाप्त किया है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि वहां के रक्षा मंत्री से आप ही ने कहलवाया। ये कुछ भी फायदा उठाने के लिए, कुछ भी कहें, मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बीजेपी के कहने पर बयान दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वो लोग हैं जो धमकियां देते थे कि अब आर्टिकल 370 को हटा के देखिए, कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, ये लोग धमकियां देते थे। आज 5 साल हो गया, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आज 5 साल हो गया आर्टिकल 370 को हटाए। आज आतंकवाद की घटनाओं में 80% का जो है गिरावट आया है, और ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं होती। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, देखिए जब ये दो पार्टियां आती हैं, ये खुराफात मचाने के लिए आती है, और अब दो पार्टियों में भी नहीं पट रहा है, तो आप समझ सकते कितना बड़ा खुराफात जो है होगा अगर कश्मीर में हो सकता है, अगर ये दो पार्टियों को अवसर मिलता है तो। संदीप चौधरी जवाब देंगे, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है। नहीं, संदीप त्रिपाठी। ओ सॉरी, संदीप जी बताइए। जी, रीमा जी, जिस तरीके की अभी बातें चल रही हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को भी जांचा परखा जा रहा है, मैं सिर्फ तुहिन जी से 2-3 चीजें जानना चाहता हूं। तुहिन जी, अभी आपने पाकिस्तान सरपरस्ती की बात की। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, पर जो है पाकिस्तान कितनी बार जाते हैं? आपकी ऐसी कौन सी रिश्तेदारी बनती है या कौन सी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है कि जैसे ही आप सत्ता में आते हैं भाग के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं? चाहे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छा सवाल, मैं उत्तर देता हूं, समझ गया आपका सवाल। और अरे तुहिन जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, उत्तर तो सुनिए। अभी और सवाल है। अरे इसका उत्तर तो पहले सुनिए। अरे इतनी देर मैंने बीच में बोला आपके, सुनिए ना आप भी, अभी सुनिए आप शांति से।
जो सवाल पहले पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर दीजिएगा। अरे तो वही लेकिन तो पूरे दे रहा सवाल हूँ। तो सुनिए ना, तो पूरे सवाल तो सुनिए साहब, इतनी जल्दी काहे है? अरे बोलिए, जल्दी सुन तो बोलिए, लीजिए। टाइम नहीं। हाँ, अभी आप जैसे मैंने कहा कि 10 साल मनमोहन सिंह जी रहते हैं, नहीं जाते, मोदी जी जाते हैं, ठीक है, आप जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मलिहाबादी आम लेके 10 जाते हैं साल अपनी पुरानी मनमोहन बात जी हो के गई, पास। वो उसके बाद सुनिए, बहुत पानी बह सुनिए। गया भाई, इतनी अरे पुरानी समझ बात गया क्यों आप, करेंगे आज हम? समझ गए आपका सवाल। सुनिए सारे, पुरानी बात नहीं थी, नेहरू जी की बात कर रहे थे, तुहिन जी, तब आपने उनसे कहा। अरे आप ये जब पुरानी उत्तर बात है। सुनेंगे तो आप हाँ, काम सुनिए ना, उठेंगे, इसलिए बताओ, उत्तर सुनिए अभी। उत्तर दे नहीं पाइए पूरे अच्छा सवाल सुनिए संदीप पहले जी, आप। आप वो कह रहे हैं, आप अब- उत्तर सुनेंगे तो कांप जाएंगे। आप सुनिए सुनिए अब उत्तर क्या उत्तर। है। हमने और एकदम ध्यान से सुनिए। ओके, अब सुनिए, 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 एकदम संदीप जी ध्यान से सुनिए। सुनिए। अच्छा ठीक अभी है, ये सुनिए। टॉपिक हो गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। एकदम ध्यान से सुनिए। मैंने जुलाई शांति से सुना। पहले 2009 में सुनिए, अरे सुनिए, सवाल तो ऐड कर लीजिए मालिक। आपकी सरकार है, यदि भेज दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गांव का रहने वाला गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं कर पाइएगा। सुनिए सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 10 साल अगर आप जो है हमारी सरकार रहती है, हम नहीं जाते हैं, आप जाते हैं, और उसके बाद अभी आपने एक सवाल और खड़ा किया था मिलने और जुलने पर। वेद प्रकाश वैदिक जी जो पंचजन्य के संपादक थे, हाफिज सईद का इंटरव्यू लेते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वो अभी देखिए, दुनिया में जो- नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वैदिक जी। अब आपके मालिक हैं नहीं? ये पॉइंट क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपका। अब आप जवाब सुन लीजिए संदीप जी। देखिए, जो धैर्य से। सवाल जो है ना उत्तर से लंबा हो, सवाल की वैसे विश्वसनीयता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप सुनिए। अरे आप बीच अरे में सुनिए ना, आप क्या सुनिए कर रहे सुनिए हैं? सुनिए। डिरेल कर रहे हो। जुलाई 2009, आपको याद है शर्मल शेख में क्या हुआ था? डॉक्टर मनमोहन हाँ, सिंह ने, शर्मल शेख में ये हुआ अरे था, आप सुनिए, अब आप चुप हो गए, सुनिए। बीच में सवाल नहीं, पूछते हैं, संदीप उसके जी, बाद आप बीच में नहीं, जवाब सब आपके अपनी बारी का हिसाब से इंतजार दूंगे। कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? सब अपनी बारी का, संदीप जी सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसे नॉन स्टॉप बीच में नहीं बोलेंगे। सवाल आप बीच में नहीं बोलेंगे, इस तरह कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है शो में। क्या कर रहे थे? मुझे म्यूट करना पड़ता है फिर। अब ये गुंडागर्दी, अब अब जवाब भी रुकिए। आप ही दे दीजिए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, उनकी देखिए, बारी का इंतजार कीजिए। जुलाई 2009 याद है आपको शर्मल शेख में क्या हुआ था? जिस शर्मनाक तरीके से तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को इजाजत दी थी कि हमारे रोल को बलूचिस्तान में भारत के रोल पर जो है जांच हो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वो कॉम्प्रोमाइज था आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में। ये मात्र 26/11 के 7 महीने बाद हुआ था। इसलिए तुलना भी मत कीजिए कि कांग्रेस है। चुप रहिए, आप सुनिए। कांग्रेस की सरकारें, अरे अब सवाल पूछो, जवाब नहीं सुन पा रहे हैं आप। यही तो बोला था मैं, कांप जाएंगे आप। सुनिए, क्या कर जाएंगे? इनको बकने दीजिए, नहीं आप बताइए ना, पठान इनको के बकने अपने दीजिए। आप ये कैसे अगर करते चाहते हैं कि संदीप यही जी, जवाब अगर दे दे, आपको- संदीप जी सुनिए, यही सुनिए, जवाब दे दे तो सुनिए। सुनने दीजिए। एक तो रनिंग कमेंट्री वाला शो ये है नहीं संदीप जी। देखिए, आप दूसरे रीमा जी, चैनलों मैं पर जब महत्वपूर्ण- जाते होंगे तो शायद आपको रनिंग कमेंट्री बोलते होंगे एंकर की करिए, लेकिन मैं यहाँ पर मना करती हूँ, मत करिए। रीमा जी, क्योंकि मैं यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात चाहते कर हैं रहा हूँ। डिबेट में जो भी कोई कुछ बोल रहा है वो सब, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बात जनता और दर्शक समझ पाए। इसलिए कृपया करके अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब आपने एक पॉइंट रेस किया, अब जवाब सुनिए, उसके बाद में फिर आपके पास आऊंगी। अभी शो खत्म नहीं हुआ है, बहुत रुकिए अब एक मिनट। महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कांग्रेसी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए 90 सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए आप प्लीज इनको चुप नहीं करा आप दीजिए। बोलिए, वो चुप है। देखिए, इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले पाकिस्तान जाते हैं। मैं आपको पिछले 10 साल की जो है हमारी जो पाकिस्तान नीति है वो समझा दूं, अगर समझ सकते हैं। पहले 18 महीने में हमने पाकिस्तान को हर मौके दिए कि सुधर जाओ। प्रधानमंत्री ने अपने जान पर खेलकर वो लाहौर पहुंचे नवाज शरीफ के बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन जब इन्होंने बीच में नहीं, जब 1 महीने बाद पाकिस्तान ने विश्वासघात किया जनवरी 2016 में, तब के बाद हमने पाकिस्तान की क्या स्थिति की है यह भी पूरे विश्व ने देखा है। आज पाकिस्तान डरता है भारत से। आज जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था तो हमारी डिप्लोमेसी इतनी सशक्त थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल रहा था। और ये कांग्रेसी पूछते हैं कि हमने क्या किया पाकिस्तान के विरुद्ध। FATF में 2 बार जो है पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए गए। आज पाकिस्तान की अगर रीढ़ टूट गई है, अगर हिम्मत नहीं होता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ करे, तो उसका यह भी कारण है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि टेरर फाइनेंसिंग के सारे जो स्रोत है वो हमने बंद करा दिए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद आ रही हूँ आपके पास संदीप जी। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, देखते रहिए 5 की पंचायत। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं,
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए, इतिहास की काफी बातें हो गई, थोड़ा सा इस चुनाव पर वापस लौटते हैं। संदीप जी वापस लौटते हैं। मैं जरा एक बार फिर से शौकत जी का रुख करना चाहूंगी। शौकत जी सीधे, अरे संदीप जी रुकिए ना, पाकिस्तान, मैं फिर पाकिस्तान पर बात करूंगी, आपको लगेगा फिर पाकिस्तान पाकिस्तानी हो रहा है। जम्मू चुनाव की बात तो राहुल गांधी की एब्सेंस पे करनी थी, लेकिन वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया लगता है मुझे। अब राहुल गांधी की एब्सेंस जिनको ढूंढा जा रहा है, मुद्दा मेरा आज का वो था, लेकिन आप फिर वो 5 दिन पुरानी बात पर पहुंच गए। चलिए मैं वापस लौट कर आती हूँ। शौकत चौधरी जी, क्या आप आज, क्योंकि अब सेकंड फेज का चुनाव आज और उसके बाद अब आगे की बात, लेकिन पीडीपी क्या ये बात दावे से कहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ तो नहीं ही जाना है? और जिसका जिक्र राकेश जी ने कहा वो अलगाववादी हों या कुछ ऐसे लोग हों जिनके बारे में चर्चा हो रही है इस चुनाव में, क्या उनका साथ मंजूर है? देखिए, इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन होगी, कौन सी पार्टी के पास कितने नंबर्स होंगे, ये देखा जाएगा। और सरकार जो है वो नंबर पर बनती है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का रुख है, जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच है बीजेपी को बाहर रखना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टीज हैं, चाहे वो जम्मू प्रोविंस की पार्टीज हैं, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस की पार्टीज हैं, चाहे वो कश्मीर सेंट्रिक है, चाहे जम्मू, वो उनमें लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो एक बड़े काज के लिए इकट्ठी हो सकती है। लेकिन ये आफ्टर इलेक्शन जो है ये सिचुएशन सामने आएगी, वो उस वक्त देखा जाएगा। नहीं, आप तो एक हाइपोथेटिकल सी बात कर रहे हैं। मैं जरा गौरव जी आपका रुख करना चाहूंगी। गौरव जी, मतलब चुनाव बाद अगर जनता बीजेपी को, जिस पर फोकस है 43 सीटों पर बीजेपी का, अगर वहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं और बीजेपी का साथ क्रूशियल हो जाता है, तो फिर ये बात कहां से आएगी कि बीजेपी को तो सत्ता से बाहर रखना है? कैसे रख पाएंगे भाई गौरव जी? और क्या आपके दरवाजे भी खोले हैं बीजेपी के लिए? 60 सेकंड दे दीजिए, 60 सेकंड। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर 2 प्रोविंस हैं, एक जम्मू है, एक कश्मीर है। कश्मीर में 47 सीट हैं, जम्मू में 43 सीट हैं। मुझे ये बता दीजिए बीजेपी जम्मू की 43 में से कितनी लेगी और सरकार बनाने के लिए? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो जनता बताएगी ना, जब वोट देगी उसके हिसाब से ही पता लगेगा। मैं कैसे बताऊंगी कितनी ले सकती है बीजेपी सीट? एक चीज और बता देता हूँ, मैं एक चैलेंज देता हूँ बीजेपी को। बीजेपी को एक चैलेंज देता हूँ, कश्मीर की 47 सीट में से एक सीट जीतकर मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट किया। मेरा चैलेंज है ये। बीजेपी बताइए आप कैसे लाओगे, एक नंबर कहां से लाओगे आप? अच्छा गौरव जी रुकिए, अब क्योंकि इतना बड़ा सवाल तुहिन सिन्हा से पूछ लिया, आ रही हो आपके पास। तुहिन सिन्हा जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब 60% वोटिंग हो रहा है ना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अप्रत्याशित है और कश्मीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और जीत वो है। और हाँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा वहां पर जो है कम से कम जो है 1 से 2 सीटें इस वक्त मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा ही आएंगी। लेकिन जम्मू के अंदर जो है 80 से 85% मिनिमम सीटें इस वक्त हम जीत रहे हैं। कश्मीर के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो बीजेपी की ओर आना चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने के बहुत करीब हैं हम इस वक्त। और जैसे जैसे लास्ट फेज आएगा जम्मू के चुनाव में आने वाले 1 तारीख को बड़े पैमाने पर वोटिंग हमारे पक्ष में हो। गौरव जी देखिए रेवा जी, ये जो मेरे रुकिए आप रुकिए, गौरव जी को बोलने दीजिए, आ रही हो आपके पास। गौरव जी ये चुप नहीं करते, बड़ी परेशानी की बात। देखिए रीमा जी, ये पीडीपी के जो मित्र यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि दिल की बात लब पे आ गई। ऑलरेडी इन्होंने देखिए भाजपा के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई। आपने भी बनाई? चाहे जो
आज जो मर्जी करें। नहीं, रियासत में तो इन्होंने बनाई ना, हमने कब केंद्र में तो रहे ना साथ में। केंद्र में हमने सरकार नहीं बनाई, इनको हमारी जरूरत थी तो इन्होंने हमारे किसी को भी दी, साथ तो दिया आपने, किसी को भी जरूरत हो चाहे उनको या आपको। आप ये मंत्री तो आपके भी बने थे। ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, ये देखिए इनको पता है कि ये इनडायरेक्ट वे से चाहे इनके बात मुंह पे आ गई, ये फाइनली इनकी कोशिश रहेगी कि कल अगर बीजेपी पावर में आती है हम दोबारा सत्ता में बीजेपी का साथ जाएं, क्योंकि इनको सत्ता की जरूरत है। इसलिए ये चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपने कहा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा सकती है। द डे फर्स्ट उमर साहब ने एक चीज हमने क्लियर की कि भाजपा के लिए हमें जब उमर फारूक साहब से एक सवाल पूछा गया मीडिया से, क्या बीजेपी के लिए आपके लिए दरवाजे खुले हैं, तो सॉरी उमर साहब ने कहा कि दरवाजा तो दूर की बात है, इवन ए सिंगल क्रैक भी जो है वो बीजेपी के लिए खुला नहीं है। इसलिए हमने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हम सरकार बनाएंगे जो हम जिनका जो माइंड, जिनकी थॉट सोच हमारे साथ मिलती है, हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी के साथ का सरकार का बिल्कुल जो सवाल है वो पैदा नहीं होता। और ये जिनको सत्ता की लालच है वो कल जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बीजेपी ने वैसे भी आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3 पार्टीज जो है वो अपनी खड़ी की थी, जो एक्सपोज हो गई जम्मू कश्मीर अवाम के आगे। तो अब वो इंडिपेंडेंट जो वे से उनको कैंडिडेटों को खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं वो पावर में आए और बीजेपी को वो सपोर्ट करें। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो इस चीज को बिल्कुल समझता है, वो इनकी पॉलिसी के बीच वो आने वाला नहीं है। जवाब देंगे, फिर राकेश जी का रुख करूंगी। शौकत जी जवाब दीजिए, ये बीजेपी के साथ जाने की जो अंदर खाने डील चल रही है वो आरोप लगाया आपके ऊपर। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप कुछ दिन पहले इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन के दिनों का ही जो फारूक साहब का बयान है उसको निकाल के देखिए और उमर साहब का बयान जो उसको निकाल के देखिए, आपका पता ही नहीं चलता है। फारूक साहब कहते हैं नहीं करना है, उमर साहब कहते हैं करना है, फिर फारूक साहब कहते हैं नहीं करना है, उमर साहब कहते हैं करना है। आपकी कर्टन के पीछे जो है वो बीजेपी के साथ डील चल रही है और कर्टन के आगे स्टेज पर जो कांग्रेस के साथ चल रही है। आज आप कहते हैं कांग्रेस जो जम्मू में ठीक नहीं कर रही है। भाई आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्लियर तो पर्दे के पीछे की जो गेम है ये पीडीपी बड़ी अच्छी तरीके से खेल सकती है। ये पर्दे के पीछे हमें खेलना नहीं आता। हम जो भी बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है सर। और हमने क्लियर बात की, जहां तक आपका स्टैंडर्ड, आपने 2014 में कश्मीर को जम्मू के खिलाफ कहा, जम्मू के खिलाफ भड़काया आपने और इतनी 28 सीटें ली और लास्ट में जाके आप बीजेपी के साथ मिले और फाइनली राजनाथ जी के साथ बैठ के आपकी मैडम ने ये कह दिया कि जब वहां बच्चे को गोली लगी तो पूछा वहां टॉफी लेने गया था। आपका तो देखो छोड़िए ये बातें जो है इनको यहाँ करने का मकसद नहीं है। टॉफी नहीं बोला था, दूध लेने बोला था। देवेंद्र सिंह राणा जी तो आप लोगों ने आशियाना जला दिया जिस आशियाना कश्मीर के लोगों ने मिलकर बना के दिया था, उसको आपने आग लगा दी। तो ये अब आप सोचते क्या दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आप लोग कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना पाओगे? हमने 2014 में सरकार बनाई, इस गलतफहमी में क्यों नहीं बनाई? महबूबा मुफ्ती खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? मैडम खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ी? महबूबा मुफ्ती मैडम खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ी? क्यों उन्होंने अपनी बेटी आगे की या और कैंडिडेट खुद क्यों नहीं आई वो आगे? क्योंकि उनको पता था जो है वो नीचे से खिसकी हुई है। अगर और कैंडिडेट हार जाएंगे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑलरेडी नहीं गौरव जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती लड़े ना लड़े ये सही बात है, उनकी पार्टी का मामला है ना, ये तो उनकी पार्टी में आपकी दखलंदाजी कैसे होगी? देखिए रीमा जी, इनको पता ही अगर लड़ेंगे तो लोग वो बड़े बड़े स्लोगन लेके बाहर निकलेंगे कि बच्चा दूध लेने गया था या बच्चा टॉफी लेने गया था। वो ये एक्सपोज है कश्मीरियत जो वहां के लोग हैं उनके आगे। इसलिए इनको एक डर था अंदर कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो पूरी तरीके से हारेंगे। बाकी मुझे ये समझ नहीं आती ये कहां से गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि किंग मेकर का रोल हम अदा करेंगे। इतनी बड़ी गलतफहमी इनको पता नहीं कहां से आ रही। आप शुक्र करिए कहीं इल्तिजा मुफ्ती अपनी सीट बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप किंग मेकर के सपने देख रहे हैं। सपना देखना मैं नहीं मानता कि सपना देखना बुरी बात है, लेकिन आप देखिए, आप सपना देखना बुरी बात नहीं, आप देखिए, बट आप ये किंग मेकर का जो सपना दिया इल्तिजा मुफ्ती। अच्छा किंग मेकर अब ये एक पॉइंट है राकेश जी, किसकी बात पे बिलीव किया जाए? मतलब बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। सभी लोग बता रहे हैं कि हाँ हम भी बीजेपी के साथ थे लेकिन इस वजह से थे। अब ये तो कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार बनाएंगे, अच्छा आज ये नहीं कहते हम सरकार बनाएंगे, आज ये कहते हैं हम किंग मेकर का रोल अदा करेंगे। अरे आप एक सीट अपनी निकाल लीजिए, वही बड़ी है। ठीक है राकेश जी। नहीं मैं ये इंटरेस्टिंग सा हो गया सब कुछ। बहुत में सरकार बनाई
वो डंके की चोट पर बनाई। अच्छा, ठीक है। आपकी तरह अंदर खाने कर्टन के पीछे नहीं, कर्टन के पीछे बीजेपी के साथ और स्टेज पर कांग्रेस के साथ। ये पीडीपी ये पीडीपी जमात किसने बनाई? आप देखिए, ये प्रेजेंट डिबेट है, मैं इसमें पीछे नहीं जाना चाहता। पीडीपी जमात किसने बनाई है पूरे हिंदुस्तान को पता, ये बीजेपी की देना है। इसलिए आपको मालूम है ना, इसका मतलब एक मिनट बीजेपी पहले से इतनी पावरफुल है, आप ये कह रहे हैं ना। घाटी में भी अभी आप दिखा रहे हैं, अभी आप दोनों ही लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है जम्मू कश्मीर में। चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई रोल ही नहीं हो पाएगा। एक तरफ बीजेपी इतनी पावरफुल है कि वो सब कुछ उलट पुलट कर देती है, वो पाकिस्तान से भी कहलवा देती है, वो घाटी में भी सब कुछ कर देती है। अब पावरफुल है या नहीं है ये तय करना पड़ेगा। राकेश जी, रीमा जी, मैंने बीजेपी की तो बात की नहीं, मैं पीडीपी की बात कर रहा हूँ कि ये जो सपने देख रहे हैं, ये एक सीट निकालने बहुत बड़ी बात है। राकेश तो दूर की बात है। ठीक है राकेश जी। देखिए, एक चीज तो मैं जो पहले बोला था वो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े क्षेत्रीय दल ये मान के चल रहे हैं कि वो बड़े दल के रूप में उभर के तो नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक मिजाज अभी तक सामने आया है उसके हिसाब से स्पष्ट बहुमत की स्थितियां नहीं दिख रही। मुझे एक चीज़ जरूर आश्चर्य हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता की तरफ से जो दावा किया गया कि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिन परिस्थिति में है। तो सबसे बड़ी शौकत जी ने कहा ये पीडीपी की तरफ से कहा तो गया। पीडीपी की तरफ से जो कहा गया, अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने दोनों परिवारों को नकार दिया, सबसे बड़ा तथ्य। दूसरा, जब 37 सीट थी जम्मू में तब भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीतती है, अब 43 सीट हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पूर्ण बहुमत के लिए नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ा दल बनने के लिए चुनाव लड़ रही है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मुझे जो लग रहा है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूटेगा और यदि 10 से 15 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आती है पहले की स्थितियों में तो उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। आज सबसे नुकसान की स्थिति में कोई दिख रहा है दल तो वो पीडीपी दिख रहा है। पीडीपी दिख रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी है कहां पर? मतलब कुछ टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आपको सब लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं आप। राहुल गांधी बीच में अमेरिका चले गए चुनाव के बीच में, फिर वो वापस आए, कोई विजन पर बात नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला लगातार अटैकिंग मोड में है। तो कांग्रेस को हिंट है ये पूरी तरह से, संकेत साफ है चुनाव बाद क्या होने वाला है। रीमा जी, चुनाव बाद हमारी सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात मैं क्यों मतलब आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की? इंडिया गठबंधन की, उसमें और भी पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन तो वहाँ है ही नहीं है। और कौन है वहां पर? जी, एक गठबंधन में जम्मू कश्मीर में नहीं, वहाँ और कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 ही पार्टियां आप लोगों के अलायंस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी को 1 सीट हमने दी है। इस समय नहीं बोल रहा हूँ, कैसे आप बात कर रही हैं रीमा जी? अच्छा, वो एक सीट की। अच्छा, ओके ठीक है। क्या कह रही हैं आप जी? तो वो भी सीटें हम जीतेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि अनर्गल बात करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम स्वयंभू और जो मोदी जी इतना बड़ा नेतृत्व है, वो 19 सीट जो है कश्मीर रीजन में लड़ती है, जबकि वो ये कहती है कि हमने वहां पर सारी परिस्थितियां जो है अनुकूल कर दी हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आप वहां पर सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते हो, कहते हो हालात बहुत सामान्य है, हमने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया है। तो आप चुनाव लड़ लेना चाहिए था सारी सीटों पे। जनता बता देती कि कितनी आपने अच्छी परिस्थिति की है, कितना रोजगार दिया है, कितनी महंगाई वहां निजात दिलाई है, क्या आपने सामान्य किया है। तीसरी चीज, जिस तरीके से गठबंधन क्यों जीतेगा इस पर मैं आ जाता हूँ। आज जो ये वोटिंग का परसेंटेज होता है, वोटिंग परसेंटेज 2 वजह से बढ़ते। एक वजह होती है किसी को जिताने के लिए, एक वजह होती है किसी को हराने के लिए। आज वहां पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच रूप से सरकार है। जनता अगर वोट देने जा रही है तो इस अप्रोच सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रही है वो, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर जो अधिकार थे, देखिए 370 की तो हम चर्चा करते हैं, 71 की चर्चा नहीं करते। नहीं, लेकिन 370 की चर्चा कहाँ कर रहे हैं राहुल गांधी? वो तो बता ही नहीं पा रहे हैं ना कि उनका रुख क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो डंके की चोट पर कह रहा है कि भाई हम तो वापस लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग तो बता ही नहीं पा रहे हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। राहुल जी ने कहा कि हम जो राज्य का दर्जा था वो राज्य का दर्जा देंगे। वो अलग चीज हो गई। नहीं, क्यों हो गई? मतलब
अनुच्छेद 370 को लेकर तो बात नहीं हो रही है ना, राज्य के दर्जे पर बात हो रही है। रीमा जी मैं रिक्वेस्टली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आ जाएगी वो, आपकी जो बात करें उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। 370 पर हमने पहले भी संशोधन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संशोधन इसमें किया है, 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, संविधान कोई उठाकर पढ़ ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संशोधन हमने 21 बार इसके पहले किए, आपने एक संशोधन किया, लेकिन आपके संशोधन के तरीके का विरोध हम कर रहे थे और आज भी उस तरीके का विरोध है। जिस तरीके से आपने विधानसभा की शक्तियां राज्यपाल में निहित कर दी, अगर यही उत्तर प्रदेश में हुआ होता आप घुमा रहे हो बात को। पॉइंट सीधा है, अनुच्छेद 370 की बहाली करनी है या नहीं करनी आप लोगों को? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ अगर सत्ता में रहती है, आपने कहा ना सत्ता तो हमारी, सरकार हमारी बनेगी, तो दोनों लोग अलग अलग विचारों वाले एक साथ कैसे रहेंगे? सवाल तो यही था ना संदीप जी, सीधा जवाब तो उसका चाहिए था। लेकिन इसका जवाब दे दे अरिमा जी, मैं इसका जवाब दे जल्दी हम उसे बिल्कुल हम उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी आंध्रा में ये कहते हैं कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे, मौलवियों को वेतन देंगे। भारतीय जनता पार्टी उससे एग्री नहीं करती है, लेकिन आज भी दोनों सरकार साथ में है ना। वैचारिक मतभेद होते हैं, कुछ बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जवाब देंगे, ठीक है, कोई तुलना नहीं है। कहाँ चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की तुलना वो कर रहे हैं? जवाब कहाँ ये नायडू जी और बीजेपी की तुलना कर रहे हैं, जहां सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है आर्टिकल 370। 70 सालों तक आप लोगों ने कश्मीर को चैन से जीने नहीं दिया आर्टिकल 370 के कारण, एक घेटो बनाकर रखा था कश्मीर को, और आप चाहते हैं कि वापस वही दलदल में कश्मीर चल जाए। नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी ये। देखिए 370 की बात आप करिए, इन लोगों की बड़ी पीड़ा। देखिए कांग्रेस को मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पर प्लेयर नहीं है। मैं आता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे आता हूं। कांग्रेस जो है प्लेयर ही नहीं है कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों की, अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बन गए क्या? आपने जम्मू के लोगों नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ में बोल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप अपनी बात रख चुके थे, अब जवाब की मैं इनको कांग्रेस को फिलहाल जो है इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की एक पीड़ा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कश्मीर की राजनीति अब गुपकर रोड और लाल चौक से बाहर चली गई है। ये बारामूला के गांव में जब लोग पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं 24 घंटे, जब पहली बार नल से जल कार्यक्रम देखते हैं, जब अनंतनाग के गांव में, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो धोखा दिया है 70 वर्षों तक, वो उजागर हो जाता है लोगों के मन में। और इसीलिए कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ये दोनों पार्टियों को तो रिजेक्ट करेगी ही, इनके साथ साथ कांग्रेस को भी रिजेक्ट करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर कोई स्टैंड नहीं ले पाती। अपने दम पर आप ये कह रहे हैं, कैसे बन जाएगी? ब्रेक लेना है मुझे, जल्दी से बताइए तो जी, इनके बिना में कैसे? देखिए हम बहुत करीब होंगे, मैंने ये कहा था कि हम बहुत करीब होंगे। 80 से 85% मिनिमम सीटें जम्मू जो है क्लीन स्वीप हो रहा है बीजेपी का। इसके अतिरिक्त कुछ इंडिपेंडेंट, अरे आप साहब इसका डेमो आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, आपके दोनों कैंडिडेट कश्मीर के 4 लाख वोट कुछ इंडिपेंडेंट जो एमएलए जीतने वाले हैं, जिनके जीतने की अच्छी संभावना है, वो हमसे संपर्क में है, इसलिए हम जीत के बहुत करीब हैं। और इस प्रकार का नकारात्मक रवैया कांग्रेस लेकर आई तो कांग्रेस का सफाया तय है। वो सीटें भी जो जम्मू में एक आदमी को मिल सकती थी, वो भी हमें मिलेंगी। वोटिंग शेयर को जरा कंपेयर करें। आपके जो 2 एमपी हैं, उन्होंने इस बार 3 लाख 4 लाख वोट कम लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों एमपी, लोकसभा बीत गई कहानी, लोकसभा की बातें छोड़ दीजिए, विधानसभा में आ जाइए। पता नहीं आप किस गौरव जी, इस बात की भी चर्चा थी ना कि उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से किससे हारे, ये भी तो एक सवाल था ना। फिर जवाब तो हारे तो हम फिर तो चर्चा तो उस पर भी होगी। तो बिल्कुल, लेकिन 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। एक ब्रेक लेती हूँ गौरव जी, आ रही हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रही हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जी गौरव जी, क्योंकि वक्त कम है, अब मैं एक एक रिएक्शन तुरंत लेती हूँ, फाइनल कमेंट। देखिए रीमा जी, आपने कहा कि उमर साहब हारे। देखिए उनका हारने का रीजन देखिए, कोई इस बात पे वो नहीं हारे कि कोई डेवलपमेंट के इशू पे इलेक्शन उस पॉइंट पे वो हारे।
इंजीनियर रशीद साहब जेल के अंदर थे, उनके बेटे ने जो कैंपेनिंग चलाई, वो हर दरवाजे के ऊपर उसने एक सेंटीमेंट कार्ड को वो प्ले किया, हर दरवाजे पे रोए और उन्होंने कहा कि अगर वालिद साहब मेरे हारे तो सेंटर की जो हुकूमत है मरकज की, वो मेरे फादर साहब को, वालिद साहब को फांसी की सजा दे देगी। वो एक नैरेटिव सेट किया गया, कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, उन पे एक सिंपैथी जगाई गई कि भाई ठीक है जता देते, नहीं तो उनके वालिद साहब को फांसी। इस आधार पे वो जीते हैं। अगर इस बार अभी स्टेट इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें आप देख लीजिएगा, इनका नैरेटिव जो है वो टोटली फेल। गौरव जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या चुनाव के बाद नतीजे आते हैं अगर, तो बीजेपी के साथ में जाने की कोई भी संभावना है आपकी? देखिए, हम उस फैसले को सिर माथे पे रखेंगे जो फैसला हमारी जम्मू कश्मीर की अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लाएगी, जो हमें वो मेजॉरिटी ऑफ वोट देगी, कितने एमएलए देगी, हम उसका जो फैसला होगा उसके ऊपर हमारा क्या फैसला होगा सीनियर लीडरशिप करेगी। मतलब बीजेपी के लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल बंद है, इवन के आपको क्लियर कर दिया कि हमारा सिंगल क्रैक बीजेपी के लिए खुला नहीं है। अच्छा, मतलब चाहे सत्ता से बाहर रहना पड़े लेकिन बीजेपी के साथ बिल्कुल रहना पड़े। ऑलरेडी हम 2 बार बाहर रहे, हमें सत्ता की लालच नहीं है। शौकत जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बारामूला में जब इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जलता है तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा फरमा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, आपकी ये वाली चीजें जो नैरेटिव सेट किया ना पिछले 5 साल में आपने, कि जम्मू कश्मीर पैदा ही 2019 के बाद हुआ है, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। और जम्मू कश्मीर के लोग ना, आपने जम्मू रीजन के साथ जितनी ज्यादती की है, कश्मीर के साथ फिर थोड़ी सी कम है। आपने जम्मू को इस वक्त जो है इस स्टेज पे लाके रख दिया है कि जम्मू का जो व्यापारी है, स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, वो इस बार आपको ऐसा जवाब देने वाला है कि आप कहते हैं आप सरकार बनाएंगे और 80% यहाँ लेंगे सीटें। मैं ये कह रहा हूँ, आप जितनी 2014 में ली थी उतनी लेके मुझे बता दें, मेरा चैलेंज है आपको। तो ये इस तरह की लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीजें मत बताएं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बहुत परेशान हैं पिछले 5 साल से। ये तो जनता को तय करने दीजिए ना, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अब जनता ही तय करेगी ना। फाइनल कमेंट तुहीन जी, फिर राकेश जी। ये सब चैलेंज थ्रो कर रहे हैं आपके शो में, तो चैलेंज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम इनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं और मैं बार बार डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जो है हम सत्ता के बहुत करीब हैं, और ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो लगभग जो है नेपथ्य में जा चुकी है। थोड़ा बहुत जो है नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर भी थोड़ी सीटें लाएंगी। पीडीपी और कांग्रेस पूरी तरह से नेपथ्य में जा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है लगभग कश्मीर में जो है उनका दोहरे रवैये से स्ट्रगल कर रही है। संदीप जी, राहुल गांधी आने वाले दिनों में ज्यादा कैंपेन करेंगे क्या, ये बताइए ना। सीधा जो उमर जी ने कहा है, अब इसी पर लौट कर आते हैं, खत्म इसी बात पर कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि वो हरियाणा भी नहीं जा पा रहे थे और आ गए। क्यों नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे ऐसा? यूएस में नहीं, हमारी इंटरनल मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे काम होते हैं राजनीतिक काम। हम इंटरनल मीटिंग चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं, चुनाव से ही संबंधित काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में चुनाव है, आप देखिए जो है डेट्स नहीं आए महाराष्ट्र की, तो जहाँ की डेट्स आ गई वहां तो पहले फोकस करें। नहीं, ये हमारा काम है कि हमें कैसे काम करना है, और हम बिल्कुल 20 सेकंड ले लो रीमा जी। तो इनसे बिल्कुल आप 10 सेकंड ले लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर वो राज्य है जहां पर आपको कोई राजनीतिक दल आपके साथ गठबंधन के लिए नहीं तैयार हुआ तो जनता वोट क्या देगी, आप इसी से समझ लीजिए। ठीक है, अब बीच में नहीं, आपके साथ लास्ट लाइन मुझे, मैं राकेश जी को अंतिम में बोलने देना चाहती हूँ। 1 मिनट जरा जल्दी से राकेश जी के पहले। हाँ, देखिए, राहुल गांधी के बारे में अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं। जब यूएस में भी वो 9 दिन थे तो 9 दिन में 5 घंटे का ही शेड्यूल है, तो राहुल गांधी कहाँ होते हैं कहाँ नहीं, ये कांग्रेसियों को भी नहीं पता है और देश को भी नहीं पता। मोदी जी को पता था कि वो चले जाएंगे जो है लाहौर बिना वो दुखती रह जो आपने छेड़ी है। अब राकेश जी, नवाज शरीफ यहाँ बिना बताए देश को चले गए, सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है। अच्छा, नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ थे 5 दिन, ये तो सवाल खड़ा हुआ था। इस पर लोगों ने डिबेट भी की, लेकिन इसका जवाब नहीं आया, किसी को नहीं पता लग पाया ना 5 दिन कहाँ थे। अमेरिका से दिल्ली आने के बीच वो 5 दिन कहाँ थे? नहीं, इसी तरीके से महात्मा गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। अरे सर, महात्मा गांधी और क्या बात कर रहे हो राकेश शुक्ला जी? देखिए, एक चीज़ तो सबसे बड़ी वो स्पष्ट है कि वहाँ के जो भी दल चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 चीज़ों से लड़ रहे हैं। एक कि वो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे ला के रखे हुए हैं जो वहाँ की जनता के दिमाग को भ्रमित कर दें, और दूसरा वो साफ ये कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में धारा 370, 2029 तक इनकी सरकार केंद्र में आनी नहीं है, तो धारा 370 का विकल्प कैसे तैयार करोगे?
दूसरा, अलगाववादियों को रिहा करने का जो विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। केंद्र सरकार की सहमति के बगैर आप उनको रिहा नहीं कर सकते, तो वो विषय भी नहीं होगा। और सब लोग एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, यानी वोटों का ध्रुवीकरण करने का हर संभव प्रयास होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा, क्योंकि अभी तो कई सारी जो मुद्दे हैं वो अभी सामने आएंगे, कुछ और चीजें आएंगी, लेकिन अंत में मतलब नेताओं की किस बात पे बिलीव किया जाए, ये एक कहने वाली बात है। अभी जो नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद हम भले ही विपक्ष में रह लें, हम सत्ता के लालची नहीं हैं, हमारे लिए सत्ता और सिंहासन कुछ नहीं है, लेकिन भाई राजनीति में फिर आए किस लिए थे, अगर यही बात कहनी थी तो। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।